चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफी वाले हिस्से से वर्ल्ड मैप के अंतर्गत में यूरोप की लैंडलॉक कंट्री के बारे में। उस दिन हमने लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत एशिया में जितने भी देश आते हैं, लगभग 11 देश थे। उन देशों के बारे में हमने जाना था, कौन कौन से देश आते हैं, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। इसके अलावा एक और ख़ास बात जाने थे डबल लैंडलॉक कंट्री के बारे में। ठीक है, आज यहाँ पर भी हमें एक डबल लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, जानेंगे कि वो कौन सा देश है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कहीं कहीं पर यूरोप के 14 देशों के नाम बताए गए हैं, कहीं कहीं पर यूरोप के 15 देशों के नाम बताए गए हैं कि वो लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, तो हम इन देशों के नाम देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, डार्क कलर, ये डार्क कलर जो है आपको बताता है लैंडलॉक कंट्री के बारे में। ठीक है, हम यदि नीचे से शुरुआत करें तो यहाँ पर एकदम छोटा सा देश है एंडोरा। ठीक है, तो एक नंबर का ये हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये इटली है पूरा। इटली में दो छोटे छोटे देश हैं, एक वेटिकन सिटी है और यहीं कहीं पर ऐसा सैन मोरिनो है, सैन मोरिनो। ठीक है, तो ये 3 देश एकदम छोटे छोटे हो गए। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इधर से आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। यहीं पर एकदम छोटी सी लोकेशन में आपको दिख जाएगा लिंचेस्टाइन। यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ ये वाले मैप से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो एंडोरा में आपको बताया था, ये एंडोरा है। ठीक है, ये हो गया एंडोरा आपका। इटली, ये इटली और फ्रांस। यहाँ पर एक जो देश दिखाया गया है ना, मोनाको, ये भी जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये एकदम छोटे से एरिया जो आप देख रहे हैं, ये लग्जमबर्ग का है। नेक्स्ट जो डबल लैंडलॉक कंट्री की बात मैं कर रहा था वो लिंचेस्टाइन ही है। ये देखिए, ये लिखा है लिंचेस्टाइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंचेस्टाइन है। तो ये खुद एक तो स्विट्ज़रलैंड से घिरा है जो खुद लैंडलॉक कंट्री है, दूसरा ये ऑस्ट्रिया से घिरा है जो कि खुद भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो लिंचेस्टाइन कैसा कंट्री हो गया? डबल लैंडलॉक कंट्री हो गया। ठीक है, ये आप लग्जमबर्ग देख चुके हैं, लिंचेस्टाइन देख लिए, स्विट्ज़रलैंड देख लिए, ऑस्ट्रिया देख लिए। ठीक है, इधर से चेक रिपब्लिक हो गया और हो गया, यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे तो स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, उसके नीचे कोस हो गया और नीचे हो गया मैसेडोनिया। ठीक है, एक और कंट्री है ये मोल्डोवा, पीले पीले कलर में आप देख रहे हैं, ये भी लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत में आता है। आगे आप और बढ़ जाओगे तो ये बेलारूस हो गया, बेलारूस भी लैंडलॉक कंट्री है। मोल्डोवा देख लिया आपने, स्लोवाकिया देख लीजिए, चेक रिपब्लिक आपने देख लिया, हंगरी, सर्बिया, कोस और मैसेडोनिया। इटली के भीतर आपको 2 देश देखने को मिले थे, एक था सैन मोरिनो और एक था वेटिकन सिटी। एकदम डॉट डॉट में है, हमें समझ में नहीं आता है कि ये आखिर देश है कि नहीं है करके। ठीक है, तो ये आप इनको ध्यान में रखिए। टोटल 14 और किसी किसी में 15 लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करी जाती है। एक बार फिर से आप नाम गिन लीजिए। देखिए, ये हो गया एंडोरा, ये हो गया वेटिकन सिटी, ये हो गया स्विट्ज़रलैंड और चौथा हो गया लिंचेस्टाइन, 5वें नंबर पर हो गया लग्जमबर्ग। ठीक है, 6वें नंबर पर हो गया ऑस्ट्रिया, 7वें नंबर पर हो गया सैन मोरिनो, 8वें नंबर पर हो गया मैसेडोनिया, 9वें नंबर पर आपका हो गया कोसावो, 10वें नंबर पर हो गया आपका सर्बिया, 11वें नंबर पर मोल्डोवा, 12वें नंबर पर बेलारूस। ठीक है, अब ये हो गया 13वें नंबर पर हंगरी, 14वें नंबर पर स्लोवाकिया और 15वें नंबर पर चेक रिपब्लिक। मतलब कि किसी किसी में ना 15 दिखाए हैं, तो हम 15 टोटल देशों के नाम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं पीआईबी की तरफ और पीआईबी में कुछ मेन फैक्ट को उठा लेते हैं। ठीक है, पहला जो फैक्ट है आपको वो यही है कि इस बार हम 26 जनवरी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बताया जा रहा है 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस है। ठीक है, 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस है 2022 का। आगे एक बात और यहाँ पर आई है वो कि मिशन गगनयान को लेकर के है, मिशन गगनयान। और एक बात और हमें ध्यान रखना है, इसरो के नए अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम है डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ठीक है,
तो इन्होंने क्या काम किया है, केंद्रीय जो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करी है और गगनयान और फ्यूचर के जो अन्य टारगेट हैं इसरो के अंतरिक्ष में, उनके बारे में बात करी है। तो हम मिशन गगनयान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गगनयान मिशन काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा एक जानकारी दी गई थी पास्ट में कि ये जो मानव अंतरिक्ष यान है ना, गगनयान को दूसरे मानव रहित मिशन जिसे 2022-23 में लॉन्च किया जाना है के बाद लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले हम इंसानों को नहीं भेजेंगे इसमें, हम भेजेंगे सेकंड ट्रिप में। पहली ट्रिप जो रहेगी वो ह्यूमन से कैसी रहेगी, ह्यूमन उसमें नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है शुरुआत में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान मिशन के लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2022 तक, मतलब कि इसी वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई है। तो 3 सदस्यीय दल जाएंगे 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में। बताया जा रहा है कि पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई थी, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। कुछ फैक्ट बताए गए हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष मिशनों को हम अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। इन 3 मिशनों में से 2 तो मानव रहित रहेंगे और 1 में हम भेजेंगे आदमी लोगों को। बताया जा रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल हम कहते हैं, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए होने वाला है। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लो भू कक्षा है ना, यहाँ पर ये चक्कर लगाने वाला है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें इसकी पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है, ठीक है। ये जगह है श्रीहरिकोटा की, GSLV Mk3 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यहाँ से हम इसको यहाँ पर लोगों को बैठाएंगे और यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे 16 मिनट में कि ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में पहुँच जाएगा ये यान। फिर ऑर्बिट मॉड्यूल बताया जा रहा है, फिर आगे सोलर LA इसमें डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। 5 से 7 दिन तक ये स्पेस में रहेगा। फिर इसके बाद इसका रीओरिएंटेशन किया जाएगा, मतलब कि मॉड्यूल चेंजेस डायरेक्शन, फिर उसको फिर से हम बूस्ट करेंगे। इसके बाद सेपरेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, जो काम का नहीं वो अलग हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं ये ऊपर वाले में, वो हमारी धरती की तरफ वापस आना चालू हो जाएगा। फिर एरो ब्रेकिंग के बारे में बताया जाता है। इसके बाद एरो ब्रेकिंग के बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा पैराशूट डिप्लॉयमेंट का। मतलब कि जब ये यान नीचे उतरता है ना, तो पैराशूट को चालू कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से तरीके से लैंड हो सके। बताया जा रहा है इसकी लैंडिंग कहाँ पर, /डाउन 8 अरेबियन सी ऑफ गुजरात, अरब सागर गुजरात। आगे बताया जा रहा है इसका जो पेलोड रहेगा उसमें कौन कौन रहेंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल रहेंगे, मतलब मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान। सर्विस मॉड्यूल, इसमें 2 लिक्विड प्रोडोदक इंजनों के द्वारा इसको हम संचालित करेंगे। ये आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन एबॉर्ट व्यवस्था से लैस रहेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसको हम कहाँ से छोड़ने वाले हैं, तो गगनयान को प्रमोट करने के लिए 3 चरण वाले GSLV Mk3 का यूज़ करेंगे हम, जो कि भारी उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम। बताया जा रहा है कि GSLV Mk3 का प्रमोचन वाहन मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और LMV3 भी इसको हम कहते हैं। रूस में ट्रेनिंग की बात करी जा रही है। जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और रूस सरकार के स्वामित्व वाली ग्लावकोस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए थे। आगे बताया जा रहा है अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, सोयूज मानवयुक्त अंतरिक्ष यान की प्रणाली का विस्तार से स्टडी करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये विमान का नाम लिखाना है I-76 MD के विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में भी प्रशिक्षण करेंगे, ठीक है, कि अंतरिक्ष में आपको कैसा फील होगा उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा इस
विमान के बारे में बात बताई जाती है कि यह एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे विशेष रूप से ट्रेनिंग के लिए अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवलयिक उड़ानों के लिए डिज़ाइन इसको किया गया है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की कुछ प्लानिंग थी इंडिया की, वो थी मिशन चंद्रयान 3 और थी शुक्रयान मिशन। तो शुक्रयान जो मिशन है इसे इसरो शुक्र ग्रह हेतु भी एक मिशन की योजना बना रहा है जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान नाम दिया गया था। इसके अलावा एक कॉमन न्यूज़ यहाँ पर ये आई है कि हमारे देश ने 12वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्या कहा है कि मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयास बहुत बढ़िया रहे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन प्रक्रिया को और भी ज़्यादा समावेशी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, वोटिंग की प्रक्रिया एकदम सरल रहे, सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू की राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। ये मतदाताओं को, वोटर्स लोगों को जागरूक करने के लिए एक क्या काम करा उन्होंने, प्रतियोगिता चालू किया है। पीआईबी की एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट आई है जीवन रक्षक पुरस्कार के बारे में। तो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार के व्यक्तियों को मानव के जीवन को बचाने में जो लोग साहसपूर्ण कार्य करते हैं उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको हम 3 श्रेणी में देते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक में दिया जाता है। तो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। पुरस्कार में पदक के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मिलेगा, एक मुश्त नगद भत्ता मिलेगा। ये केंद्रीय मंत्रालय, संगठन, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित लोगों को दिया जाता है। तो न्यूज़ ऐसी आई है कि जो रिपब्लिक डे 2022 नई दिल्ली के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने मानव जीवन को बचाने में अदम्य साहस का परिचय देने वाले लोगों को सम्मानित किया है। मानव जीवन को बचाने के लिए 2021 के लिए 3 श्रेणी में 51 जीवन रक्षा पदकों की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 51 लोगों को ये मिलने वाला है, ठीक है। तो पदकों में से 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 रहेंगे उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 रहेंगे जीवन रक्षा पदक। 5 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। कुछ नाम देख लीजिए। केरल को मिला है, केरल में शरद आरआर है मरणोपरांत, यूपी के जतिन कुमार मरणोपरांत, राजस्थान से रामावतार गोदारा मरणोपरांत और रेल मंत्रालय के ज्ञानचंद रहे थे मरणोपरांत। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से अमित कुमार भोवाल हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है और रेल मंत्रालय के अनिल कुमार इसमें शामिल हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो फिर से आईएएस के डिप्यूटेशन से रिलेटेड आई है। बताया जा रहा है कि कितने स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार आने वाले टाइम में जो कानून बनाने वाली है आईएएस ऑफिसर की डिप्यूटेशन से रिलेटेड। डिप्यूटेशन का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के पास कितने आईएएस ऑफिसर रहेंगे, राज्य सरकारों के पास कितने रहेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे पास आईएएस ऑफिसरों की कमी जा रही है, तो जब हम कभी स्टेट को बोलें कि आप ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनको हमारे यहाँ पर भेजो सेवा के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को अनुमति देना ही पड़ेगा या फिर अनुमति लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा कुछ रूल केंद्र सरकार लाना चाहती। इसका मतलब ये है कि उनके डेपुटेशन की जो पावर है ना उसको एक्वायर करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की भी ज़रूरत ना पड़े, केंद्र सरकार ऐसा चाहती है। सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेंस्ट ऑफ आईएएस कैडर रूल, केंद्र सरकार ने राज्यों को फिर से उनके कान में ये बात भर दी है। 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट ने तो कंसेंट दे दी है, लेकिन 8 स्टेट अपोज द प्लान। 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस प्लानिंग की क्या किया है, विरोध किया है। फॉर एंड अगेंस्ट बताया जा रहा है। डीओपीटी हैड सेंट ए रिवाइज्ड प्रपोजल टू ऑल स्टेट ऑन जनवरी 12 सीकिंग देयर ओपिनियन ऑन द प्रपोजल टू अमेंड रूल 6 डेपुटेशन ऑफ कार्डर ऑफिसर्स ऑफ आईएएस कैडर रूल 1954। ये वाला हमें रूल ध्यान में रखना है कि ये रूल जो है इनके डिप्यूटेशन को बताता है। तो प्रपोज़ल आखिर है क्या, तो यूनियन गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि वो एक्वायर कर सके पावर को
ताकि IAS, IPS, IFOS ऑफिसर को वो डिप्यूट कर सके कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में और मिनिस्ट्री में, विथआउट नेसेसरली टेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स नोट। ये काम वो बिना राज्य सरकार की सहमति के, अनुमति के करना चाहती। 7 स्टेट दैट हैव सेड यस टू DOPT। 7 राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ ये चल जाएगा, ये नियम सही है? हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। ज़्यादातर आप देखोगे तो BJP वाले जो स्टेट हैं उन्होंने कंसेंट दे दी है। 5 स्टेट की बात करें जिन्होंने इसको मना करा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। और 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर को लिखे भी हैं ये लोग, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगली वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी पर होती है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। संक्षिप्त रूप से 1978, 1979, 1993 और 1997 के दौरान इनको नहीं दिया गया था। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। पद्म पुरस्कार के उद्देश्य क्या है? ऐसी सारी गतिविधि या फिर ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग अच्छी उपलब्धि हासिल किए हैं, ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक सेवा भी है, ये सारे कामों के लिए लोगों को सम्मानित करना, उनके काम को प्रोत्साहित करना और दूसरे लोग भी इनकी तरह काम कर सकें, वो भी प्रेरित हो सकें, इसलिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 श्रेणी में इनको प्रोवाइड किया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण होता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री आता है प्रतिष्ठित सेवा। ये एकदम सीक्वेंस जो है ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। पद्म भूषण और पद्मश्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है। अब संबंधित क्षेत्र, कई सारे विषय हो सकते हैं, गतिविधि हो सकती है, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक का कोई मामला है, साइंस और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, ये सारे क्षेत्रों में ये दिया जाता है। चयन कैसे किया जाता है? तो पुरस्कार, ये जो पद्म पुरस्कार समिति है ना, ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसका गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति इनको प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर वर्ष मार्च-अप्रैल के महीने में दिए जाते हैं। कुछ और बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो पद्म विभूषण है सबसे ऊपर माना जाता है ये वाले पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में। तो बताया जा रहा है कि पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद 2nd नंबर का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए हम देते हैं। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1.3/16 इंच कांसे का एक बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल रहता है। इसमें सफ़ेद रंग में फूल की पत्तियां होती हैं। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा रहता है। वहीं इस बिल्ले के पीछे वाले हिस्से में अशोक चिन्ह बना रहता है। पद्म भूषण की यदि हम बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद का तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान माना जाता है। भारत रत्न नंबर 1, नंबर 2 में विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण। ये सम्मान भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कोटि की सेवा, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी कांसे का बिल्ला रहता है, बीच में कमल का फूल रहता है जिसकी 3 पत्ती इसको घेरे हैं। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है। पद्मश्री आता है चौथे नंबर पर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर आता पद्मश्री। तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मली माना जा रहा है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को इसको दिया जाता है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला रहेगा जिसमें कमल का फूल बना रहता है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई। बताया जा रहा है जनरल विपिन रावत और कल्याण को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। जनरल विपिन रावत इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हु डाइड इन एयर क्रैश रिसेंटली, एंड फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह हु हेडेड द स्टेट ड्यूरिंग बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वर सिलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण पोस्थुमसली, मतलब मृत्यु के उपरांत, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के मौके पर ये इनकी घोषणा की गई है।
पद्म विभूषण पार्ट ऑफ द पद्म सीरीज इज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न है और सेकंड नंबर पर आ जाता है पद्म अवार्ड। कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य वर अवार्डेड विद पद्म भूषण। ठीक है, कांग्रेस के दो लीडर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद और फॉर्मर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इनको जो है पद्म भूषण दिया गया है। भारत बायोटेक के सुचित्रा और कृष्णा इला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया पद्म भूषण से, एलोंग विथ नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। इंडस्ट्रियल लोगों को भी ये प्रोवाइड किया गया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट 2000 टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक, ठीक है, नीरज चोपड़ा को मिला है। अवनी लखेरा और सिंगर सोनू निगम को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। सत्यनारायण नडेला चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सुंदरराजन पिचई, सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फ़ाबेट वर अकॉर्डेड विद पद्म भूषण। तो सत्यनारायण नडेला ये चेयरमैन और सीईओ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के। इसके अलावा सुंदरराजन पिचई सीईओ रहे हैं गूगल के एंड अल्फ़ाबेट वर अकॉर्डेड विद द पद्म भूषण। पंजाबी सिंगर हैं गुरमीत बावा, इनको दिया गया है पद्म भूषण पोस्टमसली, मतलब मृत्यु के उपरांत। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं टोंगा से रिलेटेड। इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है रिलीफ को, कितना, $2 लाख टोंगा को। India on Tuesday expressed deep sympathy to the tsunami-hit kingdom of Tonga in Pacific Ocean and extended immediate relief assistance of $2 lakh to deal with disaster that was triggered by the explosion of a massive underwater volcano. Underwater volcano का एक्सप्लोजन होने के चलते जो टोंगा देश है ना, यहाँ पर डिजास्टर आ गया है। उसी की रिलीफ के लिए हमारी देश की सरकार ने $2 लाख का रिलीफ प्रोवाइड किया है। इंडिया हैज़ फर्मली स्टूड बाई टोंगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिवास्टेशन काज्ड बाय द नेचुरल डिजास्टर एज ड्यूरिंग साइक्लोन गीता इन 2018। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज़ इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2019। ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ हम देख लेते हैं। रसिया ने लॉन्च किया है न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज को नियर यूक्रेन बॉर्डर में। बताया जा रहा है रसिया ऑन ट्यूसडे लॉन्च्ड न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज नियर यूक्रेन एंड एनेक्स्ड क्रीमिया एज इट एक्यूज द यूएस ऑफ रेजिस्टिंग up tension by putting several thousand of its own troops on alert. With the West already accusing Moscow of amassing more than 1 lakh soldiers on Ukrainian border, the Russian military said it had launched drills involving 6,000 troops in south and in the Crimean Peninsula annexed by Moscow in 2014. क्रीमिया की पेनिसुला में 6,000 जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर रसिया ने करवाया है। ये जो क्रीमिया है इसको रसिया ने हड़प लिया था 2014 में। आगे बताया जा रहा था द ड्रिल्स इन्वॉल्व कॉम्बैट फायरिंग एक्सरसाइज। इसमें फायर जेट हैं, बॉम्बर हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है एंड शिप्स फ्रॉम द ब्लैक सी एंड कैस्पियन फ्लीट, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। द वेस्ट इज एक्यूजिंग रसिया ऑफ प्रिपेयरिंग ए पोटेंशियल इन्वाजन ऑफ प्रो वेस्टर्न यूक्रेन एंड टेंशन विथ मॉस्को हैव रीच्ड लेवल नॉट सीन सिंस द कोल्ड वार। ऐसी कंडीशन कोल्ड वार से पहली बार देखने को हमको मिली है और रसिया जो है घुसते ही जा रहा है, यूक्रेन पर कब्जा करते ही जा रहा है। 1 लाख सीमा में वो सैनिक लगा चुका है, ऐसा यूरोप का आरोप है। द यूएस हैज़ वार्न्ड दैट मॉस्को कुड मैन्युफैक्चर ए फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट इन यूक्रेन। यूक्रेन said on Tuesday it had dismantled a group of saboteurs coordinated by Russian Special Service who had planned a series of armed attacks. Ukraine's SBU security service said it had seized weapons under arrested 2 residents, one of them Russian citizen operating in eastern and central Ukraine.